Hello, I'm Dr. Ravindra Singh Rao, Principal Retired, Government of Haryana. Friends, a very important topic we will take today that affects everybody. हर नागरिक जो हिंदुस्तान में है उसके ऊपर एक विशेष चीज का असर देखने को मिलता है, वो है सरकार की पॉलिसी और उस पॉलिसी में बजट 2024 के ऊपर बात करने के लिए मेरे छोटे साथी निशांत ने मुझे आग्रह किया और आज हम डिटेल से बजट के ऊपर बात करेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है, ये बजट जो अब पेश किया जा रहा है, जो साल के शुरू में हो जाना चाहिए था, लेकिन इलेक्शन की वजह से ये बजट विलंबित है, यानी बेमौसमी है। जिस समय मॉनसून का असर है हर जगह, उस समय बजट आ रहा है। और सबसे पहले दिल्ली में एक कोचिंग सेंटर में जो हादसा हो गया और जिसमें 3 बच्चे चले गए, उनके परिजनों के साथ मैं अपनी संवेदना जाहिर करते हुए अपने वीडियो को आगे बढ़ाऊंगा। इतने होनहार बच्चे देश ने खो दिए। पुरानी फिल्म में एक गाना चलता था, हम तुमसे मोहब्बत करके सनम, जीते भी रहे मरते भी रहे। बजट उसी तरह से नजर आएगा आप लोगों को। क्या मिला? मुस्कुराहट, स्टेगनेंसी और कुछ चीजें छूट भी जाती है। नो बजट इज परफेक्ट, लेकिन फिर भी हिसाब किताब तो होना ही चाहिए। बजट के पार्लियामेंट में जो डिस्कशन हुई, उसमें हमारे पार्लियामेंटेरियन को मैं बधाई देना चाहता हूँ। बहुत खूबसूरत भाषण सुनने को मिले, खास तौर से भाषा, एक्शन। बेहतरीन से बेहतरीन स्पीकर हमारे पार्लियामेंट में मौजूद हैं और मैं एक सशक्त, ताकतवर, विश्वसनीय और जिम्मेवार अपोजिशन को इस बात की बधाई देना चाहूँ। जिस समय शशि थरूर जी बोल रहे थे, लगता ही नहीं था कि कोई अंग्रेज नहीं बोल रहा हो, इतनी बढ़िया पकड़ भाषा के ऊपर। महुआ मोइत्रा का भाषण तारीफ के काबिल है। इसी तरह से पी चिदम्बरम का भाषण बहुत अच्छा था, मजबूत और जमा हुआ। इसके अलावा और बहुत सारे स्पीकर थे। कुछ एक भाषण अच्छे थे, जिसमें शायरी अच्छी थी, पिच बहुत ऊंची थी, कंटेंट कमजोर था। ऐसे भी भाषण थे, लेकिन ये निश्चित है कि गवर्नमेंट की बजाय विपक्ष में अब ज्यादा टैलेंट है। ये बजट के भाषणों से सिद्ध हो गया है। बात आते हैं, मैं मोटे मोटे तौर पर 10 बिंदुओं पर बात करूंगा। सबसे पहले, कितना पैसा बजट में कहां पर दिया गया और कहां पर ज्यादा जरूरत थी। एलोकेशन ऑफ द बजट।
दबाव हर जगह रहता है। पहली चीज जिसके ऊपर बहुत ज्यादा बहस होती है वो है ग्रोथ। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया के चौथे नंबर पे है, तीसरे होने जा रही है और ग्रोथ रेट लगभग 7 से 8% कंसिस्टेंटली चल रही है। और जिसको बैरोमीटर स्टॉक एक्सचेंज को कहते हैं वो भी हमारे बहुत ही फेवर में है, यानी ग्रीन पास्चर है। हिंदुस्तान की ग्रोथ को कोई अब दुनिया में रोक नहीं सकता। ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी अचीवमेंट इसको कह सकते हैं। इतने बढ़िया एनवायरनमेंट में सरकार के लिए काम करना सरल होता है। हमने विकास का जो ग्राफ है वो अब असेंडिंग की तरफ यानी ऊपर जाता हुआ नजर आता है। इस सेशन के एंड पे मैं इसकी बात करूंगा कि क्या कारण है कि इतनी बड़ी ग्रोथ होने के बावजूद भी हमारी गरीबी दूर क्यों नहीं हो। फिलहाल बजट पर जो सैलरीड क्लास है और पेंशनर्स भी हैं और जिनकी तकरीबन 15 लाख से नीचे इनकम है टोटल, उनको लगभग साल में 17,500 रुपए का बेनिफिट है। तो एक हल्की सी एक मुस्कुराहट उनके चेहरे पर है। यहां मैं एक विशेष बात कहना चाहूंगा, पेंशन शुड बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इनकम टैक्स। पेंशन को इनकम टैक्स से बिल्कुल बाहर कर देना चाहिए। पेंशन इज ए ग्रेटिट्यूड। पेंशन कृतज्ञता है एक आदमी जिसने सारी जिंदगी लगा दी है सेवा देने में, उसका डिग्निटी, उसका रेस्पेक्ट जिंदा रहे, इसलिए पेंशन दी जाती है। और पेंशन के ऊपर भी अगर टैक्स लगता है तो ये गलत बात। दूसरा, हम सेक्टर वाइज अगर लेते हैं, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर, एक बहुत अच्छी बात जो हो गई है वो कि डी एग्रीकल्चरलाइजेशन होती जा रही है, यानी एग्रीकल्चर से दूसरे प्रोफेशन में नई पीढ़ी के किसान और उनके बच्चे मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर के काम में, फाइनेंशियल सर्विसेज में, उनमें जा रहे हैं। अर्थात एग्रीकल्चर के ऊपर पॉपुलेशन का प्रेशर कम होता जा रहा है। हिंदुस्तान के पास पॉपुलेशन का एक डिविडेंड है। नौजवान जो वर्किंग फोर्स है वो लगभग हिंदुस्तान के पास 85 से 90 करोड़ आदमी ऐसे हैं जो कमा सकते हैं। हमारी ये भूल है अगर हम उनको काम नहीं दे पाते हैं। एग्रीकल्चर धीरे धीरे पार्टिसिपेशन इन द इकोनॉमी जो 46% था वो लगभग 12-13% तक आ गया है। यानी बर्डन नहीं है अब एग्रीकल्चर स्टेट के ऊपर। और सबसे बड़ी बात जो चूक गई है वो है बहुत बड़ी इरिगेशन प्रोजेक्ट्स के ऊपर अलॉटमेंट बहुत ही थोड़ा है। मैं पहले के वीडियो में भी बता चुका हूं कि इंडियन एग्रीकल्चर इज ए गैम्बल इन मॉनसून, इरिगेशन इज द मदर फैक्टर। अगर एग्रीकल्चर मॉनसून में इस तरह से आप पेड़ गिरते दिखाई दे रहे हैं मेरे पीछे और बारिश हो रही है, ये बारिश देखकर और जब बारिश नहीं आती तो सूखा देखकर किसानों की मुस्कुराहट और उनके चेहरे के ऊपर उदासी दोनों इससे जुड़ी रहती है। इरिगेशन प्रोजेक्ट्स
सबसे इम्पोर्टेंट इन्वेस्टमेंट बजट का एलोकेशन वहां पर होना चाहिए और स्टेट्स के डिस्प्यूट से उनको रिजोल्व कर देना चाहिए, क्योंकि एग्रीकल्चर पे बहुत कुछ बोला जा चुका है। सिर्फ एक बात मैं आखिर में कहूंगा, एमएसपी शुड बी ए लीगल गारंटी, और सिर्फ मिनिमम सपोर्ट प्राइस ही नहीं है, वो सारी फसलों का, आलू का भी है, चाहे प्याज का है, चाहे गेहूं का है, चाहे चावल का है, चाहे दाल का है, चाहे आम का है, सारे फ्रूट, सारी वेजिटेबल, सारे अन्न जितने भी पैदा होते हैं हिंदुस्तान में, वो वेस्ट नहीं चाहिए। बहुत बड़े स्टोर हमको बना देने चाहिए, स्टोरिंग, और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इसमें अट्रैक्ट करना चाहिए। हम हाईवे इतनी तेजी से मोनेटाइज करके बना देते हैं, तो हमको ग्रेन्स बड़े बना देने चाहिए। और सिर्फ यही नहीं है, ये गारंटी के ऊपर एक अलग वीडियो बनाना पड़ेगा। इवन जो आपकी एजुकेशनल डिग्री है उसकी भी एक लीगल गारंटी होनी चाहिए। ये डिग्री ले लो तो कम से कम आपको इतना पैसा का रोजगार मिलेगा ही मिलेगा। अगर कोई नट बोल्ट भी बनाता है इंडस्ट्री में, उसकी लीगल गारंटी होनी चाहिए कि मिनिमम इतना पैसा तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। ये लीगल गारंटी है, ये देश में बहुत ज्यादा हैप्पीनेस को बढ़ा देगी, खुशी बढ़ा देगी। दूसरा सेक्टर जिसके ऊपर बहुत कम बहस हुई है वो है हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। और मैन्युफैक्चरिंग के भी 3-4 जो लेयर्स हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री, एमएसएमई, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, सर्विस इंडस्ट्री, सबके लिए बजट में एक विशेष संवेदना होनी चाहिए थी, क्योंकि इंडस्ट्री सबसे ज्यादा रोजगार देती है और इंडस्ट्री स्केलेटन बनाती है देश का। उदाहरण के तौर पर मैं सिर्फ एक इंडस्ट्री को टेकअप कर रहा हूं, जैसे रियल एस्टेट में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, जो 14%, 14% आपके जीडीपी को सपोर्ट करती है। आप बहुत बड़ा लेयर है, उसको बार बार डिस्टर्ब नहीं करें। यहां पर आया है कैपिटल गेन का, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर आपने टैक्स बढ़ा दिया है। टैक्स रिजीम ना रखें। आप ये देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है उसमें सबसे पहले प्रॉपर्टी में जो डील करते हैं, कहीं रजिस्ट्री होती है, कहीं पर टाइप होता है, कहीं सीमेंट आती है, कहीं रेता आता है, कहीं मिस्त्री का काम करता है, कोई उसको बनाने में दलाली खाता है। जो इन्वेस्टमेंट, जिनके पास सरप्लस पैसा है वो अपना पैसा वहां पर लगाते हैं, मार्केट फोर्सेस वहां पर काम करती है, बैंकिंग का काम कितना बढ़ जाता है, एक बहुत बड़ा वर्कफोर्स इसमें काम कर रहा है और रोजगार बढ़ता है। प्लीज डोंट डिस्टर्ब द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री देश की शान है, ये बहुत अच्छी तरह समझ लेना चाहिए और इसको स्पेस भी देना चाहिए। बजट की जितनी भी बहस हुई है उसमें ये चीज मिस कर रही है। मैं उन्हीं एस्पेक्ट को यहां पर हाईलाइट करूंगा जो छूट गए। एक बहुत बड़ा सेक्टर सर्विस सेक्टर है। हम बार बार ये कहते हैं हिंदुस्तान ने जंप किया है। जिस तरह से वेपर एकदम आइस बन जाता है, उसी तरह से सर्विस सेक्टर हिंदुस्तान में धमाका किया है। और सर्विस सेक्टर हिंदुस्तान की जो टोटल इकोनॉमी है उसमें 55 to 60% योगदान दे रहा है। कमाई का सबसे बड़ा अगर रास्ता है तो सर्विस सेक्टर है। इसमें सबसे बड़ा जो योगदान है वो आईटी सेक्टर का है। बैंकिंग सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, ये सारी चीजें सर्विस सेक्टर में आते हैं। और जिस तरह से हार्ट में से वेन्स और आर्टरीज काम करती हैं, साफ खून को और गंदे खून को अलग अलग करके अलग अलग पाइप में ले जाती और लाती है, वही काम सर्विस सेक्टर करता है।
इसको मजबूत करने की जरूरत है और विशेष तौर से एड्रेस करने की जरूरत थी। मैं सरकार, इसमें कोई दो राय नहीं है, आती है जाती है, जो रह जाते हैं वो हमेशा यही बोलेंगे, रहा गर्दिशों में हरदम, वो गर्दिश में बोलते रहेंगे। और जिनका शाइनिंग स्टार्स है वो दूसरी बातें करते रहेंगे। वो और तीसरे जो लोग जो बहस करते हैं वो यही बात करेंगे, मेरा दिल है हिंदुस्तान में। आगे बढ़ते हैं। एक बहुत बड़ी खामी हिंदुस्तान में पैदा हो गई है, वो है टैक्सेशन की। सरकारें सिर्फ इसलिए मेहरबानी करके काम ना करें कि उनकी पॉलिटिकल एजेंडा को कौन सूट करता है। थोड़ा सा इस तरफ भी ध्यान दे लें कि द लास्ट मैन इन द लाइन है, वहां तक चीजें पहुंचती है या नहीं पहुंचती। आपके टैक्सेशन में इनकम टैक्स का योगदान 19% और कॉरपोरेट का योगदान 17% और जीएसटी का योगदान 18%। यानी लोगों से जो कलेक्शन लिया है वो कॉरपोरेट टैक्स से कम हो गया है। बजट से पहले बड़ी चुपचाप और चालाकी से एक काम कर दिया कि कॉर्पोरेट टैक्स को कम कर दिया। लोग समझदार हो गए हैं, समझते हैं लोग, और बाद में एक पछतावा रह जाता है और यही कहते रह जाते हैं, गर्दिश में हूं, आसमान का तारा हूं, कि हम काबिल तो इस तरह से, लेकिन हम गर्दिश में पड़े। बहुत सारा टैलेंट गुर्बत की वजह से नीचे रह जाता है। दो तरह की असमानताएं, एक इनकम इनइक्वालिटी, यानी 20% लोगों के पास 80% रिसोर्स हो गए हैं, उस 80% लोग 20% के रिसोर्सेज को हो गए हैं। अगर आप इस इम्बैलेंस को कम नहीं करेंगे तो बंटवारा ठीक नहीं होगा। और ये बिल्ली और बंदर की जो कहानी होती थी कि धीरे धीरे बंदर सारी की सारी रोटी को बिल्लियों से छीन लेता था, ये कब तक चलेगा। इन इक्वालिटी को एड्रेस करना पड़ेगा, नीचे करना पड़ेगा। और दूसरी बात, बहस में बार बार ये आई बात कि एक क्षेत्र विकसित हो गया, एक विशेष राज्य में, पश्चिमी राज्य में सारा का सारा फ्लड करके पैसा गया हुआ है, जाता है बार बार। दूसरे क्षेत्रों की उद्योग को उठाकर वहीं पर डाल रहे, और दूसरे क्षेत्र बिल्कुल सूखे रह जाते हैं पैसे से। और ठीक या गलत, थोड़ा सा ये भी लगा कि आपके कंपल्सन हो सकते हैं बैसाखी के। बिहार और आंध्र प्रदेश का नाम लेकर बार बार हो रहे हैं, बजट में बात भी हुई है। दूसरे स्टेट हैं जहां पर ज्यादा जरूरत भी है, उनको भी आपने एड्रेस करना चाहिए। बल्कि अच्छी सरकारें वो होती हैं जो खिलाफत करते हैं, उनको सबसे देते हैं, सबसे पहले देते हैं। किसी भी अन्नकूट हो या लंगर हो या शादी हो, उसमें लाइन में खाना सबको मिलता है। ये बराबरी है, इक्वलिटी है। अगर किसी को छोड़ देते हो तो इसका मतलब आप लोग ठीक न्याय नहीं कर रहे। एक बिंदु और, कॉर्पोरेट का जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वहां से गवर्नमेंट के स्टोर से
पीपल्स पार्टिसिपेशन करके पीपी करके जिस तरह से हाईवे आपने धड़ाधड़ बना दिए हैं, इसी तरह से आप सारे देश में 4-5 तरह की संस्थाएं हैं, एम्स, आईआईटी, आईआईएम, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, नवोदय विद्यालय, सेंट्रल स्कूल्स, स्पोर्ट्स स्कूल्स, इसमें बहुत बड़ा पैसा लगवाएं। जब आप हाईवे बनवा सकते हो टोल लगा के, तो मेडिकल की सीट 10 गुना कर दे। और एक बात और साफ दिखाई भी देनी चाहिए, न्याय होता है, अच्छी बात है, न्याय दिखाई भी देना चाहिए। जिस तरह से नीट और यूजीसी का नेट का पेपर लीक का मामला हो रहा है, इन चीजों को बिल्कुल रोक देना चाहिए और रेगुलेटरी बॉडी इस तरह से बनानी चाहिए, शिकंजा इतना मजबूत होना चाहिए कि आगे ऐसी चीजें ना हो। बदनामी भी होती है इससे। एक और अलग बिंदु, और वो है, बहुत ही अच्छी बात है, गरीबी का उन्मूलन तब होगा जब अमीरी आएगी। यानी अमीरी आएगी तो गरीबी हट जाएगी, और गरीबी हटाने का सबसे बढ़िया रास्ता है रोजगार। हर सरकार की सबसे बड़ी ड्यूटी है रोजगार सृजन, क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। आपका थ्रस्ट एरिया कहां से है जो रोजगार दे रहे हैं? मनरेगा में जो सबसे ज्यादा गरीब लोग थे उनको अफेक्ट करता है। मनरेगा में जितना पैसा रखा हुआ है वो बहुत थोड़ा है, इतना थोड़ा है जैसे खाने के बाद पापड़ देते हैं, और पापड़ खाने के बाद उनकी हड्डियां दिखाई देंगी। आपने 5 किलो अनाज 80 करोड़ पॉपुलेशन के लिए बार बार डेटा दिखाते हैं। महत्वपूर्ण चीज है जो नेशनल हेरिटेज की चीजें, हमारे बहुत सारे विरासत की चीजें हैं, बहुत सारे भवन है ऐसे जिनको बचाने की जरूरत है। अगर उनको इस समय नहीं बचाया तो गिर के वो खंडहर हो जाएंगे। और सरकारें आती जाती हैं, लेकिन विरासत और हेरिटेज है, उसको बचा के रखना और संभाल के रखना बहुत ही जरूरी है। ये अगर काम हमने अब नहीं किया तो बाद में हम ये कर ही नहीं पाए, क्योंकि जो आज साहिब मनसब हैं वो कल नहीं होंगे। ये किसी का जाति मकान नहीं है, सब किराएदार है। सरकारें उस समय तक कोई भी नहीं रहेंगी जब तक पृथ्वी है, ये डायनेमिक से बदलती रहती है, लेकिन हेरिटेज और विरासत है, उसको बचा के रखना बहुत ही जरूरी है। बजट में एक विशेष एलोकेशन जो हमारे पास है उसको बचाने के लिए रखना जरूरी है। जो न्याय है और सुरक्षा है, ये दो ऐसे महत्वपूर्ण सेगमेंट हैं जो सरकार को एड्रेस करना जरूरी है। मैं सुरक्षा के ऊपर विशेष बल देना चाहूँगा। हिंदुस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम बहुत ताकतवर नहीं है, कमज़ोर माना जाता है दुनिया में, वहाँ इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। डिफेंस के खर्चे में कोई कटौती नहीं करनी चाहिए। और एक काम साफ बिल्कुल स्पष्ट है, अग्निवीर को वापस ले ले। जिस तरह से 3 कृषि कानून आपने वापस ले लिए समय रहते, अग्निवीर स्कीम को भी वापस ले ले समय रहते। कहा जाता है एक कदम गलत उठाया था राहे शौक में, मंजिल ता उमर मुझे ढूंढती रही। ये किसान और जवान
ये खुश रहने चाहिए। जवान और किसान ये सरकार बनाते भी हैं और अग्निवीर विड्रॉ हो जाने चाहिए, क्योंकि सरहद पर लड़ता हुआ नौजवान उस परिवार की एक आकांक्षा है। उनके त्याग और तपस्या की कोई कीमत नहीं। जितना सम्मान उनके जज्बे को हम देंगे, उतना देश ताकतवर होगा। दूसरी बात, न्याय। न्याय होता है, होना चाहिए, लेकिन न्याय दिखना भी चाहिए। लोगों का ट्रस्ट न्याय में थोड़ा सा फीका होने लगा है। उस ट्रस्ट पे आप लोगों को ध्यान देना चाहिए और और ताकतवर उस ट्रस्ट को बनाए रखना चाहिए। कितने ज्यादा लंबित केस हैं, लाखों की संख्या में, और ये कहावत हो गई है, डेट ऑन डेट, डेट ऑन डेट, तारीखें लगती रहती। और बहुत बड़े बड़े मुकदमे जो आम आदमी की जिंदगी को प्रभावित करते हैं, उनमें निलंबन, लेट लतीफी ठीक नहीं है। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। न्याय समय पे होना चाहिए। इसको उसी तरह से कहते हैं, अगर सब्जी आज की आज नहीं बनी तो फिर बेकार हो जाती है। न्याय भी अगर जल्दी नहीं मिल जाता तो बेकार हो जाता है। इसलिए जुडिशियल सिस्टम में रिफॉर्म भी करें, क्वालिटी ऑफ जजेज और क्वालिटी ऑफ जजमेंट से वहां पर भी आप ध्यान दें, और इन्वेस्टमेंट भी करें। कोर्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत सारे पैसा लगाने की जरूरत है, जो विलुप्त सा नजर आता है पूरे के पूरे बजट में। एक जो बड़ी अच्छी बात हुई है वो है, इस 10 साल में मैं बधाई देना चाहता हूं विशेष तौर से उस मंत्री को जिसके नीचे काम हुआ, नितिन गडकरी ने हाईवे बनाए, रेलवे सिस्टम भी कुछ ठीक हुआ है, एयर ट्रैफिक भी पहले से बेहतर हुआ है। यानी ट्रांसपोर्ट एक थ्रस्ट एरिया रहा है। चाहे कितने भी कोई विरोधी है, सरकार की कितनी भी क्रिटिसिज्म करें, लेकिन इस बात की प्रशंसा करनी ही पड़ेगी कि इस सरकार में हाईवेज के ऊपर काम हुआ है। लेकिन जिस तरह से बिहार में एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा पुल टूट गए हैं, उसने ऐसा काम कर दिया जैसे दाल में कोई कंकरी आ गई हो। वो मॉनिटरिंग का जो कंट्रोल है वो ठीक नहीं था। ठेके देते समय विशेष तौर से ये ध्यान रखें कि कहीं कोई गलत फर्म, कहीं कोई गलत कॉरपोरेट अंदर तो नहीं घुस गई है, क्योंकि जान माल का नुकसान देश का ही होता है। यहाँ एक छोटी सी बात और जरूरी होगी, बहुत बड़ी बहस में ये पैदा हुई। हमारा देश कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जिसको कहेंगे, बल्कि एक शब्द और भी जोड़ा जाता है, कॉम्पिटिटिव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। हमारा देश एक संतरा की तरह से है जिसके कवर में चारों तरफ हिंदुस्तान है और अंदर छोटी और बड़ी रियासतें हैं। रियासतें आपस में कॉम्पिटिटिव होनी भी चाहिए, है भी, लेकिन जब संसाधनों का बंटवारा होता है उस समय ध्यान रखें कि आपके ऊपर
भेदभाव का कोई आरोप ना लगे। हमारे लिए मणिपुर भी उतना ही जरूरी है, महाराष्ट्र भी उतना ही जरूरी है जितना तेलंगाना है, जम्मू कश्मीर भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कर्नाटक है। बंटवारा करते समय ये नजर नहीं आना चाहिए कि ये इस स्टेट में किसकी सरकार है, क्योंकि सभी भारत माँ के बेटे हैं। ये इस पहले बार सबसे ज्यादा बहस इस बात पर हुई है कि जो 2 बैसाखियों के ऊपर सरकार रखी हुई है, उस बैसाखियों में कील प्लस्तर लगता जा रहा है और बजट का बड़ा एलोकेशन वहां पर हो रहा है। हालांकि अंदर खाते पता नहीं बातें क्या होती है। बजट के ऊपर बहस करते समय हमें हमारे साथ लगते हुए जो देश हैं उन्होंने विकास की सीढ़ी को कैसे पार कर लिया है, विशेष तौर से चाइना, उनके मॉडल को हम फॉलो कर लें। किसी की अच्छी बात को अगर आप फॉलो कर ले तो उससे बढ़िया कोई बात ही नहीं हो सकती। चाइना हमारे पास एक ग्रोइंग स्टार की तरह से शूट करके आगे बढ़ा है, हमसे बाद में आज़ादी मिली। अगर आपके पास अच्छा पड़ोसी है, तरक्की वाला पड़ोसी है, तो उसके घर में अगर रोशनी होती है तो आपके घर में भी रोशनी होती है। लेकिन उसके घर में अगर चूल्हा जलता है तो धुआं आपके घर में आएगा। चाइना से हमको सीख लेना चाहिए। बड़ी कॉटेज इंडस्ट्री, जिसको मेगा कॉटेज इंडस्ट्री है, जिस तरह से उसने मैन्युफैक्चरिंग में काम किया है, वो काम हमको भी कर लेने चाहिए। और पड़ोसी अगर ताकतवर है तो ध्यान से भी रहना चाहिए, क्योंकि ताकतवर पड़ोसी आपके रिसोर्सेज के ऊपर हमेशा ध्यान भी रखता है। हमको कुछ एक इंडस्ट्री है जो थ्रस्ट एरिया, जिसमें रिसर्च और डेवलपमेंट R&D में बजट इस बार बहुत कम दिया गया है। हमको यूनिवर्सिटीज के बजट में कटौती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये ऐसा नुकसान हो जाता है जिसकी भरपाई हो ही नहीं सकती। समय रहते जैसे जिस तरह से बच्चा ग्रो करता है, अगर उसकी डाइट, उसको एक इकोसिस्टम जो देना होता है, उसकी हेल्थ को अगर इसमें कटौती करते हैं तो सारे जीवन उसके लिए मुसीबतें रहेंगी। इसी तरह से हमको रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जहां पैसा लगना चाहिए उसमें कटौती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी। माइक्रोचिप, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड, मशीन लर्निंग, ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां बहुत सारा पैसा लगना चाहिए। कितना बड़ा पैसा हमारा बाहर चला जाता है इंटरनेट सर्विसेज से। क्या हम इतने ताकतवर इंजन नहीं बना सकते जैसे कि गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप, लिंक्डइन, टेलीग्राम, इस तरह के इंजन हैं जो काम कर रहे हैं। और इसके साथ देश की सुरक्षा भी जुड़ी हुई है। पीछे एक सर्वर क्रैश करने से सब कुछ ठप हो गया था। हमको अपने इंजन बनाने होंगे और इसके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर बहुत पैसा लगाना पड़ेगा और हमारे बेस्ट जो इंजीनियर्स हैं उनको एंगेज करना पड़ेगा इस काम के लिए। यूनिवर्सिटी बजट एलोकेशन कम नहीं होनी चाहिए। और एजुकेशन का बार बार ये कहता हूं मैं कि एजुकेशन इक्वलाइजर का भी फैक्टर है, एक डिग्निटी का भी फैक्टर है, विकास का भी है, क्वालिटी ऑफ लाइफ का भी है। एजुकेशन को आप नेग्लेक्टेड रीजन में मत डालें। एजुकेशन में 6 से 8% जरूर बजट रख दें। और एजुकेशन को सुधारने के लिए फिर वही बात आ जाती है, अगर सरकारों के बस के नहीं है, जिस तरह से हाईवे बनाए इसी तरह से एजुकेशन को ओपन कर दीजिए, इसमें इन्वेस्टमेंट ओपन करें। पैसे से होगा सारा काम। जो पैसे का काम है वो पैसे से ही होगा, बातों से नहीं हो सकता। अच्छे डायलॉग मारने से एजुकेशन नहीं सुधर सकता।
हमारा कितना बड़ा टैलेंट जो बाहर जाके धमाका कर रहा है, उसको हमको देश के विकास में लगाना पड़ेगा। और विकास तभी होगा जब आपको 4-5 ये चीजें इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट है। इसमें हेल्थ, एजुकेशन, सिक्योरिटी, जस्टिस, इन क्षेत्रों में विशेष तौर से पैसा लगाएंगे। इसके अलावा कंजम्पशन के जो इंडिकेटर्स हैं, मेरी छोटी सी एक राय है, बहुत ही छोटी सी, टाइनी। आप 5 किलो अनाज देते हैं, उसके साथ आप 2 साबुन की टिक्कियां भी उनके पास रख दें ताकि क्लीनलीनेस बढ़ जाए देश में। स्वच्छ भारत में सबसे जरूरी है कि वो आदमी जो अभी तक अचेतन पड़ा हुआ है, उसकी चेतना को जगाने की जरूरत है। मैं एजुकेशन की बात कर रहा था, यहाँ एक उदाहरण भी देना चाहूंगा। जिस कॉलेज का मैं प्रिंसिपल था, वो पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज की है, उसके दीवार के साथ गडेरिया लोहार जो घुमक्कड़ एक प्रजाति है, उन्होंने अपने गाड्डे रखे हुए। उनका बच्चा आज भी प्राइमरी एजुकेशन से भी वंचित है। और जब मैंने पूछा बच्चे को स्कूल में क्यों नहीं जाता, तो कहता है आधार के कार्ड के बगैर दाखिला नहीं होता। उस बच्चे को स्कूल से बाहर कर दिया गया। ये हमारे प्रजातंत्र के चेहरे के ऊपर एक बहुत ही बड़ा दाग है, और सरकारों के चेहरे के ऊपर ये बहुत बड़ा एक चाटा है कि वो जो आदमी हिंदुस्तान में पैदा हुआ है, उसको अगर प्राइमरी एजुकेशन और प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज से अगर उसको वंचित किया जाता है, रखा हुआ है, बल्कि दिस इज क्रिमिनल। वो क्या काम करते रहते हैं जो प्रशासन में है। मैंने कभी नहीं सुना कि किसी गडरिया लोहार को 100 गज का प्लाट दे दिया गया हो। क्यों वंचित रखा हुआ उन लोगों ने? इसलिए मैन इन द लास्ट लाइन शुड बी एड्रेस्ड। ये अगली पार्ट ऑफ इंडिया नहीं है, बल्कि ये ज्वेल्स ऑफ इंडिया है। एक और बड़ी मेहरबानी करके हिंदुस्तान में ऊपर से नीचे तक, नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, कुदरत ने बहुत ही बड़ी चीजें दी हैं। हर तरह की क्लाइमेट दी, हर तरह के रिसोर्सेज दिए हुए हैं। बायोडाइवर्सिटी को बचा लो, नहीं तो रिपेयर नहीं होगा। हमारे वाइल्ड लाइफ है, एफोरेस्टेशन है, उसको सेव करना सबसे जरूरी प्रायोरिटी है। और बजट में ऐसा कोई प्रावधान ही नजर नहीं आता। मैं ढूंढता रह गया माइक्रोस्कोप लेके कि एनवायरनमेंट, क्लाइमेट चेंज और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के ऊपर कुछ पैसा भी दिया गया है। स्टेट और सेंटर दोनों की ये जिम्मेवारी है कि इस देश की खूबसूरती को बनाए रखें। इसके अलावा क्योंकि बजट में हमारी पॉलिटिकल इकोनॉमी का अच्छी तरह से मैप दिखाया जाता है, हमको वो क्षेत्र ढूंढ लेने चाहिए जो देश को ताकत करेंगे। उन चीजों को जो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, उनका मैन्युफैक्चरिंग यहाँ होना चाहिए। और वो रिसोर्सेज जो बाहर से आते हैं, उनका हिंदुस्तान में किस तरह से क्रिएट पैदा की जा सकती हो। तेल के आयात पे बहुत बड़ा पैसा बाहर चला जाता है, तो हमारा सोलर एनर्जी है, वो थ्रस्ट एरिया होना चाहिए, उसके ऊपर बजट सेपरेटली अलोकेट होना चाहिए था। एनर्जी है क्योंकि दुनिया में सबसे बड़े 3 ही फैक्टर हैं, एक पॉपुलेशन, एक पावर, एक पोल्यूशन, जिनके ऊपर ध्यान रखना जरूरी है। और पावर का मतलब एनर्जी। एनर्जी से हम ताकतवर अगर हो जाते हैं, सस्ती एनर्जी मिलती है, तो मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट कम हो जाएगी और हम compete कर पाएंगे। जो हमारी जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हैं, उनमें
सबसे ज़रूरी है कि हम बायोलॉजिकल या डीजल पेट्रोल जो हाइड्रोकार्बन से चलने वाले व्हीकल्स हैं उनकी बजाय हम बैटरी बेस्ड जो व्हीकल्स हैं उनको एनकरेज करें। इसके लिए सारे साल बहस होती है, पॉल्यूशन इसके ऊपर बजट में एलोकेशन में जितनी जगह होनी चाहिए थी वो नहीं है। और अपोजिशन से भी मेरी हाथ जोड़ के एक प्रार्थना है, बजट कोई हलवा नहीं होता, बजट कोई खिचड़ी नहीं होती, बजट कोई बिरयानी नहीं होती। बजट के ऊपर कभी आप धर्म को, कभी आप जाति को, कभी क्षेत्र को, और बजट की बहस के ऊपर 90% स्पेस तो इन बातों के ऊपर आ गया। और जो पैसे की बात होनी चाहिए, जो सुविधाएं, वो पता नहीं कहाँ पर दूर 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 तक ढूंढनी पड़ती है। वी शुड बी सीरियस और अपना काम करके, मेहनत करके सरकार को भी आनी चाहिए और अपोजिशन को विशेष तौर से। मैं फिर वो जो बहुत बेहतरीन वक्ता श्री शशि थरूर जी, महुआ मोइत्रा, पी चिदम्बरम, प्रतापगढ़ी, इन लोगों ने जो बेहतरीन स्पीच दी उनका तहे दिल से अभिनंदन करता हूं। 7वां बजट निर्मला सीतारमण ने एक बेहतरीन अंदाज में पेश किया, वो भी बधाई की पात्र है। और वो डिपार्टमेंट्स, खास तौर से रेलवेज, खास तौर से हाईवेज का ट्रांसपोर्ट वाला, जिन्होंने देश के लिए काम निर्माण का काम किया है, वो भी बधाई के पात्र है। जहाँ कमियां रह गई हैं उनको करेक्शन की तरफ ले जाएं, जो चीज़ छूट गई हैं, पिछड़ गए हैं, उनको दोबारा ले। हमको एक समृद्ध भारत, एक विकसित भारत, एक मुस्कुराता हुआ हिंदुस्तान, एक ताकतवर हिंदुस्तान चाहिए। और ये सब तभी हो सकता है जब हिंदुस्तान समृद्ध हो, क्योंकि गरीबी एक हिंसा है, गरीबी एक सबसे बड़ा अभिशाप है। और अच्छी प्लानिंग का बजट गरीबी के रस्से को काट देगा और हम एक समृद्ध भारत बनाने में कामयाब होंगे। धन्यवाद।